फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल NCERT स्मार्ट क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया चैप्टर क्लास 10th के लिए। टर्म 2 में जो आपके आ रहा है चैप्टर नंबर 4 है आपकी इकोनॉमिक की बुक का, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था इस चैप्टर का नेम है। ओके, सो इस चैप्टर में हम शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आपका स्वागत है हमारी NCERT स्मार्ट क्लासेस में। मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। ओके, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें बस कुछ आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, ज़्यादा कुछ इसमें तो है ही नहीं। आपको बस कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, बस उतना ही आपके लिए काफ़ी है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है। वैश्वीकरण क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था है। ठीक है, वैश्वीकरण का अर्थ आपको पता होना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, वैश्वीकरण क्या होता है? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। जब बहुत से देश मिलकर, है ना, जब बहुत से देश बहुत ही तेज़ी से एक साथ मिलकर जो है व्यापार करते हैं, विश्व का एकीकरण, वैश्वीकरण को अगर हम तोड़े तो क्या बनेगा? वैश्वीकरण, विश्व एकीकरण। जब बहुत से देश मिलकर परस्पर उनके बीच जो एक संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया होती है उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, उदारीकरण क्या होता है? देखो, उदारीकरण सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया का उदारीकरण कहा जाता है। मतलब कि जो बाहर से, जो बाहरी देशों से, दूसरे देशों से हमारे देश में जो व्यापार आता है ना, जो व्यापार आता है हमारे देशों से, मान लो कोई चीज़ आई हमारे देश में, है ना, उस पर जो कर लगता है ना, उस पर टैक्स लगाया जाता है। लेकिन उदारीकरण उसे कहते हैं जो इस टैक्सों को हटाता है। वो प्रक्रिया जो सरकार के द्वारा ये जो अवरोध, प्रतिबंध, यानी जो कर, जो टैक्सेस होती है उन्हें हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। ठीक है ना, हटाने की प्रक्रिया को आपको ये ध्यान रखना है। जो कर होते हैं, जो अवरोध, प्रतिबंध जो रोकते हैं, उन्हें हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपको भी ऐसे ही रिपीट करोगे आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है निजीकरण। देखो, निजीकरण आप पढ़ के ही से समझ जाओगे। निजीकरण, निजी का क्या मतलब होता है? अपना। जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से, मतलब सीरियल वाइज, पूरी कानूनी तरीके से निजी क्षेत्र में बेचना ही निजीकरण कहलाता है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है? वो कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रहती है। मतलब कि वो कंपनी जो अपने ही देश में नहीं बल्कि और भी जो देश हैं बाहर के, उन देशों में भी अपना उत्पादन करती है, अपनी कंपनियां, नई नई कंपनियां खोलती है, उसमें उत्पादन करती है ना, और उत्पादन पर नियंत्रण रखती है, उसे हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है, निवेश क्या होता है? निवेश को देखेंगे तो परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन, अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। मतलब कि हम भूमि, भवन, है ना, ज़मीन, घर, मशीन, ये सारी चीज़ें हमें उद्योग लगाना है। अगर कहीं देश में, मान लो अपने देश में या किसी भी देश में उद्योग लगाना है तो उसके लिए हमें पहले ज़मीन होनी चाहिए, फिर एक हमारा उद्योग होना चाहिए, मशीन होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को खरीदने में जो हमारा पैसा लगता है, जो हमारी मुद्रा लगती है, मुद्रा के निवेश को, जो मुद्रा खर्च की गई जो मुद्रा होती है उसे ही निवेश कहते हैं। कि हमने इस उद्योग में, हम कहते हैं ना कि हमने इस उद्योग में 1 लाख, 1 करोड़ निवेश किया, मतलब कि इस उद्योग में जितने भी खर्चे किए उसे निवेश कहा जाता है। ठीक है, विदेशी निवेश किसे कहते हैं? अगर आपको निवेश समझ आ गया तो विदेशी निवेश भी आ जाएगा। देखो, विदेशी निवेश बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। मतलब जब बाहर की कंपनियां जो है हमारे देश में आकर वो जो निवेश करती है, वो जो पैसे खर्च करती है उद्योगों को लगाने में, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात हो रही है, उसे विदेशी निवेश कहते हैं। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन क्या होता है? देखो, विश्व व्यापार संगठन को आप ये भी कह सकते हो, मैं यहाँ लिख देती हूँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। इसका फॉर्मूला भी आता है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का फुल फॉर्म लिखो तो आपको लिख देना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन क्या होता है? ये एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, मतलब और उसको बढ़ाना और मुक्त व्यापार की सुविधा देना है। विश्व व्यापार के संगठन में क्या होता है कि मान लो कोई एक संगठन, ये एक ऐसा संगठन है जो क्या चाहता है, इसका उद्देश्य होता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, मतलब कि एक देश का दूसरे देश में जो सामान, जो चीज़ें आयात निर्यात हो रही हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाना। ठीक है ना, व्यापार को, इसका देखो व्यापार इसमें है, व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाना। और मुक्त व्यापार का अर्थ होता है बिना कर के।
ठीक है ना। व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाना जो है विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत आता है। ठीक है। मुक्त व्यापार क्या होता है, देखो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी मुक्त व्यापार की ही है। मुक्त व्यापार, एक क्वेश्चन आ सकता है कि मुक्त व्यापार से आप क्या समझते हैं, 1 नंबर में 2 नंबर में आपको लिख देना है कि जब दो देशों के बीच, ठीक है, जो इजी लैंग्वेज है तो आपको समझ आ रही होगी आई होप। तो जब दो देशों के बीच व्यापार बिना किसी प्रतिबंध के, इसमें प्रतिबंध का मतलब है कर यानी कि टैक्स, ठीक है, बिना प्रतिबंध के हो तो उसे मुक्त व्यापार कहा जाता है। आप समझ गए होंगे कि जब दो देशों के बीच व्यापार होता है और वो बिना टैक्स के हो, है ना, बिना टैक्स के हो तो उसे कहा जाता है मुक्त व्यापार। उसके बाद है सेज। सेज क्या होता है, देखिए ये जानते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान कर विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना। मतलब कि कोई एक क्षेत्र है जिसमें मान लो कि ये एक क्षेत्र है ना, इसमें जो हमारा सरकार है वो क्या करेगी, विदेशी कंपनियों को जो कंपनियां हैं उनको अपनी तरफ से सुविधाएं देगी और उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी, क्योंकि सरकार को भी लाभ होता है ना। तो उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना, उन्हें सुविधाएं देना, इसे हम कहते हैं सेज। ठीक है। सेज का फुल फॉर्म भी आ जाता है आपको कभी कभी, SEZ, है ना, इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है तो सोशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है वैश्वीकरण का अर्थ, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया। देखो वैश्वीकरण का अर्थ क्या क्या होता है, किन किन, हम वैश्वीकरण के जो है छोटे छोटे टुकड़ों के, है ना, मेन से इसके अंतर से हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो अंतर्देशीय उत्पादन, कि देश के अंदर उत्पादन होता है और वस्तुओं व सेवाओं का आदान प्रदान होता है ना। वैश्वीकरण में क्या होता है, पूरा विश्व एक हो गया है, मतलब कि कोई देश किसी एक दूसरे से कोई चीज़ लेगा, फिर कोई दूसरा देश उस चीज़ से कोई चीज़ लेगा, है ना। तो वस्तुओं का आदान प्रदान और विभिन्न देशों के बीच निवेश, मतलब कि हम भारत में हैं, हम जाके अमेरिका में कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, उसमें निवेश करते हैं, ये भी होता है वैश्वीकरण के अंतर्गत। और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान, भाई जो हमारा जो ज्ञान है, जो प्रौद्योगिकी है, उसका भी आदान प्रदान जो है वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है। आपको ये ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें वैश्वीकरण के अंतर्गत आती है। उसके बाद आपका एक टॉपिक है ये अंतर्देशीय उत्पादन। अंतर्देशीय उत्पादन में आप देखेंगे, देखिए अंतर्देशीय उत्पादन पहले और अब, ठीक है ना, पहले और अब। पहले क्या होता था कि जो उत्पादन था वो देश की सीमा के भीतर होता था, मतलब जो देश का जो भी अंतर्देशीय उत्पादन है वो देश के अंदर के लोग ही करते थे। लेकिन अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आकर, मतलब किसी दूसरे देश में जाकर उत्पादन करती है ना। और देश की सीमा को लांघकर, पहले क्या होता था कि देश की सीमा को लांघकर मतलब बाहर से लिया भी जाता था तो बस कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पादन के दूरस्थ देशों से, है ना, को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। और अब क्या होता है कि इनका एक से अधिक देशों में उत्पादन व नियंत्रण पर स्वामित्व होता है और उन प्रदेशों में कार्यालय और उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां सस्ता श्रम और अच्छे संसाधन मिलते हैं। देखो पहले होता था कि हम दूसरे स्थान से केवल कच्चा माल ले सकते हैं, है ना, और जो उत्पादन है वो दूर के देशों को आपस में जोड़ने का यही एक अच्छा तरीका था। लेकिन अब जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो खुद आकर दूसरे देशों में जो है अपना उद्योग स्थापित कर रही है ना, अपना उद्योग स्थापित कर रही है, उसे ये छूट मिल गई है ना। और क्या करती है, जहाँ उसे सस्ता श्रम और अच्छा संसाधन मिलता है, कम सारी सुविधाएं मिलती है, वो वहीं पे आकर अपना उद्योग लगा देती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है। अब देखो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में पता होना चाहिए। और ये जो कुछ डेफिनेशंस थी, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनी, निवेश, विदेशी निवेश, विश्व व्यापार संगठन, मुक्त व्यापार, सेस और इन सारे अंतर्देशीय उत्पादन, इन सब के बारे में बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी मैं इस चैप्टर से आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अब हम इम्पॉर्टेंट हमारा अब होता है क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, 2 नंबर या 1 नंबर के में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लिख दोगे। इसका आंसर भी मैंने इसी में लिख रखा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। मतलब कि एक या दूसरे देशों में जाकर अपना उद्योग स्थापित करती है, उत्पादन करती है और उस पर उसका नियंत्रण होता है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निजीकरण को परिभाषित कीजिए। देखो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी निजीकरण की। निजीकरण का मतलब क्या होता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को चरणबद्ध यानी सीरियल वाइज तरीके से निजी क्षेत्र में बेच देना।
ठीक है ना, वो निजीकरण कहलाता है। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है सेज किसे कहते हैं। देखो मैंने बोला था आपको कि सेज इसका भी फुल फॉर्म लिखने को आता है, और सेज किसे कहते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन यही है, इसका आंसर है कि सेज किसी विशेष क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करके विदेशी कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करते हैं वो लोग, अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें। जो सरकार है, जो क्षेत्र है, वो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो बाहर से आई हुई कंपनी है, उनको निवेश के लिए कि वो हमारे देश में निवेश करें, उनको अपनी ओर सुविधाएं देते हैं, मतलब कर कम कर देते होंगे, है ना, वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें, इसी को हम सेज कहते हैं। उन्हें उनका अपनी ओर आकर्षित करना सेज कहलाता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण तो फर्स्ट डेफिनेशन थी कि अपने देश की अर्थव्यवस्था का संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करना वैश्वीकरण कहलाता है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका और देशों की अर्थव्यवस्था के साथ मिलजुल जाना, सामंजस्य स्थापित करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, आपको ये याद कर लेना, बहुत ही इजीली लिखा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थव्यवस्था का कौन सा भाग वैश्वीकरण के आने के बाद पिछड़ गया। मतलब कि जब से वैश्वीकरण आया, जब से जो है एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ मतलब मिलजुल गई है, तो किस में कौन सा वर्ग पिछड़ा है, तो आपको याद रखना है कृषि। इसका उत्तर होगा कृषि, कृषि। ठीक है, आपको ये याद रखना। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। भारत में जो नई आर्थिक नीति है वो कब लागू की गई थी, 1991 में। आपको मैं नीचे भी दिखा दे रही हूँ, अगर राइटिंग नहीं समझ आ रही तो देखो। पाँचवें क्वेश्चन का था कृषि, और 1991 में आर्थिक नीति लागू की गई थी। सेवन क्वेश्चन है कि WTO, देखो मैंने आपको कहा था ना कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख उद्देश्य पूछ रहा है इसमें। तो देखो WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। मतलब वो चाहती है कि मुक्त व्यापार हो, बिना किसी कर के, और बढ़ जाए, और ज़्यादा विकास हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, उसे बढ़ाना चाहती है, उसे विकसित करना चाहती है और भी ज़्यादा। विश्व व्यापार संगठन हमारा जो है WTO। ठीक है, उसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन है निवेश को परिभाषित करें। निवेश मैंने बताया था कि कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, उसमें जो भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीदने के लिए जो मुद्रा हमने दी है ना, उसे हम निवेश कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद 9th क्वेश्चन आता है हमारा कि उदारीकरण किसे कहते हैं। उदारीकरण किसे कहते हैं, उदारीकरण भी मैंने बताया था आपको। अभी ये सारे डेफिनेशंस के ही क्वेश्चन है, इससे आपकी और दोबारा रिवीजन हो जाएगी। तो देखो उदारीकरण सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया, मतलब कि कोई टैक्स ना हो, बाहर से जो भी कोई दूसरा देश हमारे साथ व्यापार करना चाहता है तो बिना टैक्स के हो, बिना अवरोध, बिना किसी प्रतिबंध, बिना किसी रुकावट के हो, है ना, उसे हम उदारीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो 10th क्वेश्चन है वो हमारा विदेशी निवेश है कि विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को ही जो है विदेशी निवेश कहते हैं। उसके बाद देखो फिलिप्स भी है आपके लिए कुछ। तो फिलिप्स में है कि सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया, अभी मैंने बताया उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, उदारीकरण, है ना। आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, नीचे मैंने आंसर लिखा है, उदारीकरण कहलाता है। मैं आपको बताते जाती हूँ, आप नोट करते जाइए। उसके बाद सेकंड की डैश ने फोर्ड मोटर के साथ भारतीय मोटर गाड़ियों, मतलब भारतीय मोटर गाड़ी उद्योगों से साझेदारी की है। महिंद्रा ने, किसने की है, महिंद्रा ने। उसके बाद है डैश को कारगिल फूड्स ने खरीदा है। देखो किसने कारगिल, एक सेकेंड, किसने जो है कारगिल फूड्स को खरीदा है। इसका आंसर है पारेख फूड। क्या है इसका आंसर, पारेख फूड्स ने खरीदा है। ठीक है, पारेख फूड्स ने खरीदा है। उसके बाद है फूड मोटर्स भारत में सन, कौन से सन में स्थापित की गई थी। फूड मोटर्स स्थापित की गई थी 1995 में। ठीक है, उसके बाद है सेज की फुल फॉर्म। भाई सेज की फुल फॉर्म सोशल एक सेकेंड मैं आपको दिखाई देती हूँ, मेरी राइटिंग आपको समझ में नहीं आएगी। सोशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सेज, SEZ का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा 7th, एक सेकेंड बच्चों, हाँ 1992 में की गई थी। मैंने आपको 1995 बता दिया, आई एम सॉरी। ये जो आपका भारतीय नई आर्थिक नीति जो है ये 1992 में की गई थी कि 1995 में की गई थी। रुकिए मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, क्योंकि हो सकता है प्रिंटिंग में भी कोई गलती हो। मेरे ख्याल से 1995 में की थी बच्चों, मैं सही बता रही हूँ आपको। इस 1992 में नहीं की गई थी, 1995 में की गई थी। ठीक है ना। अब हमारा 7th क्वेश्चन देखो क्या है, विश्व व्यापार संगठन का, अरे मैं आपको बता चुकी हूँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अब
एट क्वेश्चन है कि वो कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी, है ना। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, देखो फिलिप्स एमसीक्यू से है, वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किसके लिए चुनौती खड़ी की है? देखो बड़े उत्पादकों तो इससे बहुत लाभ हुआ है ना, लेकिन किसके लिए चुनौती की है ये इसका आंसर नहीं होगा। किसके लिए चुनौती खड़ी की है? इन्हें तो लाभ हुआ है, चुनौती किसके लिए हुई है? छोटे उत्पादक के लिए, इसका आंसर होगा ख। नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का यानी रुकावट का उदाहरण है? मैंने बताया था कि रुकावट के लिए क्या ली जाती है? टैक्स लिए जाते हैं, यानी कि आयात पर शुल्क, सी इसका आंसर होगा। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही छोटा चैप्टर था, इसमें कुछ डेफिनेशंस बस आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। हमारे चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पर सारे शॉर्ट नोट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो है डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।